चिंटू के जन्मदिन पर आए सभी मेहमानों की आंखें खुली की खुली रह गई जब रोहन के घर में आए मेहमानों को आलीशान तरीके से स्वागत किया गया। इस दिन तो घर की भव्यता और साज सज्जा देखते ही बन रही थी। नए घर में आने के बाद ये चिंटू का पहला जन्मदिन रोहन और निकिता मना रहे थे। केक काटने के पहले ही चारों तरफ चहल पहल शुरू हो गई थी। चिंटू केक काटने वाला ही था कि तभी उसे रोहन ने रोक दिया और उसे सोने की चेन और अंगूठी पहनाने के बाद केक काटने को कहा। यह देखकर वहाँ आए रिश्तेदार पड़ोसी की आंखें खुली खुली रह गई। रोहन के माँ बाबूजी भी वहीं पर थे। इस तरह का उपहार अपने 15 वर्षीय बेटे को देते हुए देखकर उनके कलेजे में तो जैसे सांप लौटने लगे। जब एक रिश्तेदार ने वहाँ पर रोहन की माँ को कहा, आपका बेटा तो सच में बहुत कमा रहा होगा, तभी तो इतनी छोटे उम्र के लड़के को इतने महंगे उपहार दे पाया है। तब जानकी जी के देह में जैसे आग लग गई थी। गुनगुनाते हुए उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा था, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बेटा तो खूब कमा रहा है, पर इसका क्या फ़ायदा? वह तो अपनी बीवी और बच्चों पर ही ये सब पैसे उड़ा रहा है। उसे अपने माँ बाबूजी का ख्याल थोड़े ही है। नया मकान भी चुपके ही ले लिया, हमें बताना भी उसने ठीक नहीं समझा। लोग सही कहते हैं कि शादी के बाद बेटा बदल ही जाता है। हॉल से जा रहे रोहन ने यह बात सुन ली। उसने सोचा कि आज वो चुप नहीं रहेगा, क्योंकि माँ बाबूजी तो अपने घर में बेटे बहू की बुराई करते ही हैं, पर आज यहाँ पर आकर यह सब बातें उसके दिल को बहुत चोट पहुँचा रही थी। सबको असलियत बताने के लिए वो माँ बाबूजी के सामने जा खड़ा हुआ। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, शादी के बाद तो बेटा बदल ही गया है, पर क्या ये लोग जानते हैं कि आपने जो व्यवहार अपने बेटे बहू के साथ किया है वो कहाँ तक सही है? क्या ये लोग जानते हैं कि जब आपके बेटे बहू मुसीबत में थे तब आपने किस तरह उनसे मुंह फेर लिया था? ये सोने की चेन और अंगूठी तो वो बचत के पैसों से ही बने हुए हैं जिससे मैंने आपसे मांगा था। मुझे आज भी वो याद है जब मैं थका हारा रात के 2 बजे घर लौटा था। वहाँ मौजूद रिश्तेदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोहन ने आगे कहना शुरू किया, 4 साल पहले जब मेरी नौकरी चली गई थी तब भी मैंने आप लोगों से न कोई पैसा मांगा था, यह कहकर कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, जबकि आपका यह कर्तव्य बनता था कि जिस बेटे ने बाबूजी की आंखों का ऑपरेशन अपने पैसों से करवाकर उन्हें स्वस्थ किया है, घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर अकेले ही संभाल रखा है, उसे अपने पेंशन से कुछ सहायता करते। अपने बेटे चिंटू को प्राइवेट स्कूल में न पढ़ाकर सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया, सिर्फ यही सोचकर कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने से ज़्यादा खर्च होंगे, इससे अच्छा है कि वो सरकारी स्कूल में ही पढ़े। आखिर पढ़ाई तो एक जैसी ही है, इससे पैसों की भी बचत होगी और माँ बाबूजी का अच्छे से भरण पोषण भी होगा। कुछ दिनों बाद जब चिंटू के ब्रेन ट्यूमर के बारे में हमें पता चला तब मेरे पैरों से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी। ऑपरेशन के लिए कुल 5 लाख की ज़रूरत थी। ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसों का इंतज़ाम मैं कैसे करूं, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी तो न मेरे पास कोई नौकरी थी और न ही बिजनेस। जो कुछ पैसों से मैंने शुरू किया था वो रमरमा चल रहा था। आप दोनों से जब मैंने पैसों की बात की थी तब आपने मुझे मना कर दिया था, यह कहकर कि तेरे बाबूजी के बैंक में जो पैसे हैं उसे तो वो अपने दामाद जी को देने का वादा किया है। बाबूजी, दामाद जी का तो घर बाद में भी बन सकता है, पर यहाँ पर ऑपरेशन करना उससे भी ज़रूरी है। इस बात का गुरुत्व आपने नहीं दिया, रोहन ने कहना जारी रखा। और माँ, आपने जो मेरे साथ किया वो भगवान ना करे किसी के साथ हो। जब बाबूजी से पैसे नहीं मिले तब निकिता ने मुझसे कहा था, माँ बाबूजी पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, मेरे गहने तो हैं, उसी को हम गिरवी रखकर पैसे ले लेंगे। निकिता का यह सुझाव मुझे अच्छा तो लगा, पर जब मैं आपके पास गया तब आपने क्या कहा था याद तो होगा ही। देख बेटा, हमारे पास जो गहने और पैसे हैं उसे मैंने तेरी बहन और भाई के लिए बचा कर रखे हैं। छोटी की शादी और पढ़ाई के लिए उस समय कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट करेंगे, इसलिए अभी से हम पैसे इकट्ठा करके रख रहे हैं। हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, तू कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट करेगा मुझे नहीं पता, और मेरे से कोई मदद की उम्मीद मत रखना। माँ जी के कहते ही तब रोहन बोल पड़ा था, माँ
मैं किसी और के गहने थोड़ी ही ना मांग रहा हूँ, मैं तो अपनी पत्नी के गहने ही मांग रहा हूँ। क्या आप मुझे वो नहीं दे सकती? कौन से तेरे पत्नी के गहने? वो गहने तो ससुराल वालों ने तेरी पत्नी को चढ़ाए थे और इसलिए उस पर सिर्फ ससुराल वालों का ही हक है। माँ जी ने अपना हक जमाते हुए कहा था। पर माँ, उन गहनों को खरीदने के लिए तो मैंने ही पैसे दिए थे, तो क्या मेरा उस पर हक नहीं है? रोहन ने विनम्र होकर कहा था। उस पर तेरा कैसा हक? गहने तो मैंने जाकर खरीदे थे, तो हक भी मेरा ही हुआ। माँ जी ने फिर से अपना पक्ष रखा। पर माँ, जिन पैसों से आपने ये गहने खरीदे थे, उन पैसों के पीछे तो मेहनत मेरी ही थी। रोहन ने विनम्रता से अपनी माँ को समझाते हुए कहा था। अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अपनी माँ से जबान लड़ा रहा है। जरूर बहू ने ही तुझे सिखा पढ़ाकर भेजा होगा, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। नहीं तो आज तक तो तुझे मैंने कभी ये सब बातें कहते नहीं सुना था। आज तेरी पत्नी के सिखाए हुए कदमों पर ही तू चल रहा है और इन गहनों के लिए तेरा मेरा करने लगा है। बाबूजी ने कहना अभी तक जारी रखा। तुझे इतना ही हर चीज में तेरा मेरा करने का शौक है तो अपना बंदोबस्त जाकर कहीं और कर ले। यहाँ रहने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बाबूजी, क्या आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं आपसे लिए गए पैसों को वापस लौटा दूंगा? जब मैंने आपके ऑपरेशन के लिए अपने जेब से पैसे खर्च किए थे, तब आपको मुझ पर कैसे भरोसा हो गया था कि आपका बेटा आपके ऑपरेशन का खर्चा अकेले हाथों से उठा लेगा? तब आपको कैसे विश्वास हो गया था कि आपका बेटा अकेले ही कंधों से घर का खर्च चला लेगा? और आज जब उसकी नौकरी नहीं है तो आप उसको कीचड़ समझकर बाहर फेंक दे रहे हैं। मुझसे तो ज़्यादा आपको अपने दामाद जी की फिक्र है। दामाद जी ने घर बनाने के लिए आपसे जो पैसे मांगे थे, उसे तो देने के लिए आप तुरंत राजी हो गए, पर यहाँ पर आपके पोते का ऑपरेशन करवाना है, उसकी फिक्र आपको नहीं है? क्या ऑपरेशन कराने से भी ज़्यादा ज़रूरी मकान बनाना है? मैं ही पागल था जो आपके पीछे दिन रात दौड़ता रहा, आपको स्वस्थ करने में हर तरह से अपने आप को मजबूत बनाता गया, ओवर टाइम करके घर पैसे लेकर आता था। और आज आप मेरी ऐसी स्थिति पर मुझे घर से चले जाने के लिए कह रहे हैं, तो ठीक है, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। चलो निकिता, यहाँ पर अब रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस घर में मेरे इतने करने पर भी मुझे थोड़ी मदद करने के बजाय अपमानजनक बातें सुनाते हैं, वहाँ पर मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। कहते हुए रोहन की आंखों से आंसू बह निकले थे। दूसरे ही दिन बहू बेटा माँ बाबूजी को छोड़कर एक किराए के मकान ले लेते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया में अपने बेटे की हालत को बयां करके रोहन और निकिता अपने बेटे के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। मायके से मिले गहनों को लोन पर रखकर जितने पैसे आए, उसे भी निकिता ने ऑपरेशन के लिए काम में ले ली। ऑपरेशन के बाद चिंटू के स्वस्थ हो जाने पर भगवान की कृपा से रोहन का बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। लोन के पैसे चुकाकर वो निकिता के गहने भी वापस ले आता है। माँ बाबूजी चुपचाप सिर झुकाकर रोहन की बातें सुने जा रहे थे। निकिता के कहने पर ही रोहन ने अपने माँ बाबूजी को यहाँ बुलाया था। यह बात जब माँ बाबूजी के सामने उसने रखी, तब माँ बाबूजी को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वर्षों के कठिन परिश्रम से उसने यह मकान खड़ा किया था। अपने घर से निकाले जाने के बाद आज एक बार फिर दोनों की जिंदगी में पहली बार खुशियाँ लौट कर आई थी। तो दोस्तों, क्या आपकी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।